अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज हमने बात करनी है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत मुलाजमत कल ख़त्म हो रही है, कल रात 12 बजे, यानी कल जैसे ही सुइयाँ 12 बजाएंगी रात के, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नहीं रहेंगे। लेकिन ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब को सदर के ओहदे पर एक्सटेंशन मिलने का इम्कान है। अब अपने दौर में वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको इलेक्ट किया और जब ये आए तो उसके बाद बहुत सी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया, बहुत से रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट को भेजे। लेकिन पिछली पीडीएम हुकूमत के दौरानिए में जो 18 माह का इनका अरसा रहा है, उसके अंदर उन्होंने बहुत से मामलात के ऊपर बड़ी मुस्तैदी से काम किया। बहुत सी जो लेजिस्लेशन हुई उसके ऊपर अपनी राय दी, इख्तलाफात भी किए। लेकिन एक मामला जो अभी हाल ही में इन्होंने उठाया है वो है आम इंतखाबात का। जब कौमी असम्बली तहलील हुई तो उसके बाद सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और उन्होंने कहा जी मुलाकात करें, तारीख देते हैं, आम इंतखाबात की आइन के मुताबिक मेरा इख्तियार है। लेकिन जवाबी ख़त में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा कि क्योंकि तब्दीली हो गई है इलेक्शन एक्ट में, तो इसलिए अब ये आपका इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो इस सिलसिले में हम मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन इससे मुतालिक बड़ी पस पर्दा कयास आराइयाँ भी हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत इसी सिलसिले में काफ़ी मुलाकातें भी कर रहे हैं, कानूनी मुशावरतें भी हो रही हैं कि क्या किया जा सकता है, और दीगर मामलात के ऊपर भी बड़ी बड़ी मुलाकातों के तज़किरे हैं। अब एक दिन रह गया है सदर मुमलिकत के अपने, वैसे तो एक्सटेंशन का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अपने ओहदे पर बरकरार रहने में क्या कोई सरप्राइज़ हो सकता है इस एक दिन के अंदर या आगे चलकर। और इतने अहम मामले के ऊपर उन्होंने पहले छेड़ा इंतखाबात का मामला, फिर एकदम से खामोश हो गए। इसकी वजह क्या है, अपने तजियाकारों से ये जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, एजाज सैयद साहब, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के थ्रू। एजाज़, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, सदर साहब ने बड़ी मुस्तैदी से ये महाज खोला, इंतखाबात की तारीख देने की बात छेड़ी, लेकिन उसके बाद फिर खामोश हैं। बड़ी मुलाकातों की भी बातें चल रही हैं, क्या मामला है, क्यों खामोश है सदर साहब? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सदर आरिफ अलवी उस दिन से खामोश हैं या उनकी एक्टिविटी ज़्यादा विजिबल नहीं है जिस दिन से दो आला अफसरान जो है वो उनसे जाके मिले थे। आपको पता है कि वो 4th फ्लोर पे जो मीटिंग हुई तो बताया ये जाता है कि जो स्टाफ था ऐवान सदर का, उसको भी बाहर निकाल दिया गया था, जो स्टाफ था। और फिर 20 मिनट की मीटिंग हुई और उस 20 मिनट की मीटिंग के बाद जो विज़िटर्स थे वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद से सदर जो आरिफ अलवी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र नहीं आ रहे। एक बात जो आपने फरमाई कि सदर आरिफ अलवी साहब का ख़त्म हो जाएंगे या उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, देखिए ये जो आपकी लाइन है ना, ये आईने पाकिस्तान से मुतसादम है। सदर को एक्सटेंशन नहीं मिलती या सदर की एक्सटेंशन का कोई लॉ नहीं है, ये एक्सटेंशन और लोगों को मिलती है जिसके लिए लॉ भी बन गया हुआ है। सदर उस वक्त तक सदर हैं जब तक नया सदर मुंतखब नहीं हो जाता। और आईन पाकिस्तान का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो आर्टिकल 41 है और उसके सब सेक्शंस हैं जिनमें सदर और सदर के इंतखाब के हवाले से तरीक़ाकार तय किया गया है। और उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है जब तक नया सदर नहीं आता तो उस वक्त तक जो सदर हैं, जो पहले से मौजूद सदर हैं, वो अपना ओहदा अपने ओहदे पर कायम रहेंगे अनटिल और अनलेस कि उनको मुआवजे के ज़रिए नहीं निकाल दिया जाता, या फिर सदर को निकालने का दूसरा तरीका है कि वो इस्तीफ़ा दे दें या खुदा न खास्ता उनकी रहलत हो जाए। तो सदर जो आरिफ अलवी हैं वो ना तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, माशाल्लाह सेहत भी उनकी अच्छी है, डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको खैरियत से रखे, सेहतमंद रखे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताइएगा एजाज़, ये भी तो एक गुंजाइश निकाली जा रही थी, बातें हो रही थी कि सदर अगर चाहें तो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएं या मुद्दत को ना आगे कंटिन्यू करें और सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट, कैन फिल इन फॉर हिम। देखिए, ये जो बात है कि सदर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं और सादिक संजरानी जो है वो बन जाएं, तो ये बात जो है
किसी आला शख्सियत से जो कि इस सारे सिस्टम में बड़ी अहम है, मैंने उनसे पूछी, एक सिविलियन आला शख्सियत जो एक आला सिविलियन ओहदे पर फायज़ है, तो ये पूछा गया कि क्या सादिक सऊद निरानी साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो सदर बन सकते हैं कि सदर साहब को दबाव में लाया जाए या सदर साहब दबाव में आकर इस्तीफ़ा दे। तो बड़ा दिलचस्प जवाब आया। तो पता ये चला कि कहा गया कि जो सादिक संजरानी है उनकी मदद के लिए एक कंधा है, जबकि आरिफ अलवी साहब की मदद के लिए 2 कंधे हैं। तो ये याद रखिए कि हम ये समझे बैठे हैं या हमारा ये तासुर ये जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तमाम बातें सुनते हैं। आपको याद हो जब इमरान खान साहब जो हैं उनको नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बरतरफ किया गया था वज़ीर आज़म की हैसियत से, उसके बाद सिर्फ एक रेजिस्टेंस विजिबल, 2 रेजिस्टेंस आई थी। एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का हल्फ नहीं लिया था, और दूसरा चंद आइनी जो कवानीन हैं जिन कवानीन को कौमी असम्बली और पार्लियामेंट ने पास किया था उन पर दस्तखत नहीं किया गया था। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमें पता चला है कि वो जो दस्तखत जिन इश्यूज़ के ऊपर या जिन कानून पर दस्तखत नहीं किए गए थे वो भी इजाज़त लेकर नहीं किए गए थे, वो भी बताकर नहीं किए गए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि सदर साहब ने ची गुवेरा बनने का फैसला कर लिया हो, कोई इनकलाबी हो गए थे, इनकलाब के नारे लगाते हुए वाने सदर में बैठे, ऐसा नहीं हुआ, इजाज़त के साथ किया गया था। अच्छा ये ज़रा बताएं, दूसरा एक कंधा तो हम समझ गए वही सादिक संजरानी वाला, लेकिन दूसरा कंधा किसका है? दूसरा कंधा देखे ना, दूसरा कंधा तो अदलिया में भी तो बैठा ही हुआ है ना। अच्छा, तो अदलिया में तो जी, लेकिन वो भी तो ज्यादा देर नहीं है ना, अब 1-1.5 हफ्ते की बात है, वहां से भी बज़ाहिर उनकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी अगर ऐसा है। वो मेरा पॉइंट ये है कि देखिए जिन लोगों को आप और मैं कोई समझ लेते हैं या इमेज बना लेते हैं उनका कि कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं या उन्होंने इनकलाब बपा करने का फैसला कर लिया है, ये जान के बड़ी तकलीफ होती है। बाज़ ऐसी बातें जान के बड़ी तकलीफ होती है कि वो कहते हैं ना, नाम लेते रहे मज़ामत का और बात करते रहे पूछ कर, ठीक है। तो बात यह है कि वो जिनके कंधे हैं, एक कंधा तो बड़ा विजिबल है और दूसरा कंधा भी बज़ाहिर वो नज़र कुछ आ रहा है, तो शायद इतना है नहीं जितना हमने मीडिया में शोर मचाया। मज़हर अब्बास साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि बस आप हंस रहे हैं। ज़ाहिर हंसूंगा। क्यों भाई पता नहीं सदर, देखें जुमे का रोज़ जो है ना, वैसे भी आपको पता है हमारी सियासत और अदलिया में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। आपको नहीं पता कि कल हो सकता है कोई शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर आ जाए, ये भी हो सकता है कि कल, और ये तो बात एजाज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह है कि जब तक कोई दूसरा सदर नहीं आए सदर रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन उन्होंने बताया इस्तीफ़े का, तो यहाँ अगर कोई सूरत हाल ऐसी हो जाए तो इस्तीफ़ा दिया नहीं जाता, इस्तीफ़ा लिया जाता है। और हमारे यहाँ है ऐसी रवायत कि इस्तीफ़े लिए गए हैं। 93 की रवायत है कि सदर ने भी इस्तीफ़ा दिया, वज़ीर आज़म ने भी इस्तीफ़ा दिया और फिर नए इलेक्शन हो गए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि सदर आरिफ अलवी ग़ालिबन कंटिन्यू करेंगे और इलेक्शन की डेट का मुझे बहुत कम इम्कान है कि वो इलेक्शन की डेट का अनाउंस करेंगे। उनकी खामोशी ये बता रही है कि वो इस चीज़ पर तैयार हो गए कि अब इलेक्शन की डेट शायद वो अनाउंस ना करें। और वजह क्या समझते हैं आप? वही जो एजाज़ ने बताई या कुछ और? नहीं, वजह तो आप जो पिछले दिनों कराची में एक अहम मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब हालात ठीक होंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब जब हालात ठीक होंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये काफ़ी नहीं है। अब इलेक्शन जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, सदर साहब को भी यही मैसेज पहुंचाया गया होगा। जाहिर है, देखिए बहुत सदर साहब ने कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज तो क्रिएट नहीं की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो पार्लियामेंट के साथ रहे, पिछली हुकूमत के साथ रहे। उनकी वफादारी कल भी, आज भी और आने वाले कल भी वो तहरीक इंसाफ के साथ ही है। और उनसे जो मेरी आखिरी गुफ्तगू हुई थी वो कराची में एक तकरीब में हुई थी, और उनकी बातचीत से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक दिन के लिए भी
वो उन्होंने गैर जानिबदार सदर नहीं रहे, वो पीटीआई ही के कहते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है जो मैं शहजाद की तरफ लेके जाती हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई, उसके मामले पे उन्होंने अपना कंसेंट ना देके मामला खटाई में ज़रूर डाल दिया, गदला कर दिया। आज तक हमें नहीं पता कि वो कानून बना या नहीं बना, क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक तो अगर पार्लियामेंट नहीं है, सदर का असेंट नहीं है, तो बिलों का ही नहीं पता, बिलों का ही नहीं पता कहाँ है ना। इरफान सिद्दीकी साहब के बिल का पता है, बंदों का नहीं पता, बिलों की बात कर रहे हैं। बंदों का भी नहीं पता। एक हमारे साथी के बारे में खुशखबरी दी गई कि वो हाँ मिल जाएगा 15 दिन, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, 1-1.5 महीना तो नहीं मिला वो अब तक। सही। अच्छा शहजाद, आप बताइएगा, आप इस खामोशी को कैसे डिसाइफर कर रहे हैं? और पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे सदर साहब, या आपको लगता है कि एक नए एंड रिफॉर्म्ड सदर साहब हमें मिलेंगे? बहुत शुक्रिया अरीना। पहले तो बिल्कुल एजाज ने सही तस्दीक की कि कोई एक्सटेंशन नहीं है। आइन बड़ा इस हवाले से क्लियर है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो सदर जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पोजीशन पे, और इस वक्त ऑब्वियसली जो इलेक्टोरल कॉलेज है वही मुकम्मल नहीं है, तो सदर जो है वो अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। इसमें कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी आईनी जिम्मेदारी है, वो पूरी करेंगे। जहां तक ये सारी डिस्कशन हो रही है, इस पे पता नहीं मज़हर साहब की तरह हंसा जाए या रोया जाए, क्योंकि ये कहीं से भी कोई सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है नहीं। ये अगर हम बात कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली रहनुमा रहे हैं और सपोर्ट उनको करते हैं, उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा मेरी आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि 2 अफराद गए, उनसे मुलाकात की और फिर सदर साहब खामोश हो गए। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि वो डर गए, वो खौफजदा हो गए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस निज़ाम पे हंसा जाए या रोया जाए। ना हमें कोई इसमें सदर को रिडिक्यूल करने की बात है, हमें ये देखना चाहिए कि हम आईनी तौर पे किस तरफ जा रहे हैं, हमारी ये जमहूरियत कहाँ पे जा रही है। जो एजाज साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सदर पाकिस्तान कोई चैलेंज नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस मुल्क में कोई भी चैलेंज नहीं है। सदर पाकिस्तान तो दूर की बात, इस मुल्क की जुडिशरी चैलेंज नहीं कर सकती, इस मुल्क की सियासी जमातें चैलेंज नहीं कर सकती, इस मुल्क का मीडिया नहीं चैलेंज कर सकता, इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं चैलेंज कर सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन नहीं कर सकता, तो इलेक्शन नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि सदर खामोश है या मीडिया खामोश है। आज मीटिंग्स में यह डिस्कस हो रहा है कि सोशल मीडिया को कैसे खामोश करना है, टास्क फोर्स बनेगी। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिस पे हम फखरिया बात करें कि ओहो सदर पाकिस्तान क्यों खामोश हो गए। वो तो बड़ा कह रहे थे कि मैं तो 48-5 के तहत इलेक्शन की डेट का ऐलान करूंगा, मैं उसका इख्तियार रखता हूं। और सडनली आप लोग ये बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, आप लोग बता रहे हैं कि 2 अफराद गए और वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान चाहते नहीं थे कि वो सीक्रेट एक्ट पे दस्तखत करें। हो सकता है उनकी ख्वाहिश ये हो कि वो उसको रिजेक्ट करके भेज दे, लेकिन वो बड़े बेबस थे, इसलिए उन्होंने कहा होल्ड करके रख लेते हैं, ना तो दस्तखत करता हूं ना उस पर कोई एतराज लगा के वापस भेजता हूं। तो आई थिंक इट इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये इस वक्त जो मुल्क में जमहूरियत है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, सही उसका रिफ्लेक्शन है ये। इस पे मेरे ख्याल से ना आपको ये कहने की जरूरत है कि सदर पाकिस्तान बहुत एक सेकंड शहजाद को कंप्लीट करने दें। ना तो हमें ये कहने की जरूरत है कि सदर पाकिस्तान बहुत कमजोर साबित हुए हैं, अ मैन विद नो स्पाइन। मुझे नहीं लगता ये कहने की जरूरत है। एज आई सेड, एजाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाले ना सदर पाकिस्तान है ना कोई और है, और करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से जो हालात है उसमें। तो देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने का मसला नहीं होता, मसला अपनी पोजीशन को पर स्टैंड करने का होता है। अगर सदर साहब ये समझते हैं, मैंने जो इदारे बताए हैं उनमें से 5-6 इदारे इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी, जरा बता दे कौन स्टैंड लेता है। एक मिसाल दे, उसके बाद आप बात कीजिएगा। इस वक्त हालात ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कहता है आईजी इस्लामाबाद पेश हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, वो कहते हैं मैं पेश नहीं होऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है आप पेश हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में, वो कहते हैं मैं पेश नहीं होऊंगा। कर ले जो करना है कर ले। मतलब हम अजीब एक इस वक्त आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं कि आपका ओहदा है, आपके पास ताकत है, आपको इख्तियार दिखाना चाहिए। कैसे दिखाएं? आप दिखा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं, नहीं दिखा सकते, तो फिर क्यों किसी को बैठ के यहाँ पे रिडिक्यूल करने की जरूरत है? नहीं, किसी को रिडिक्यूल करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन लेने की जरूरत है भाई। मसला ये होता है कि कोई पोजीशन नहीं ले रहा, लेकिन एक स्टैंड तो होता है ना। मतलब आपको या XYZ किसको रोका है कि आप स्टैंड नहीं ले? क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा अगर आज सदर ऐलान कर दें इलेक्शन की तारीख का? क्या होगा?
सदर को हटा दिया जाएगा, गन पॉइंट पे निकाल दिया जाएगा, और क्या होगा? देखिए 93 में क्या हुआ था। 93 में नवाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। उसके बाद जोर ज़बरदस्ती से निकाल दिया गया। तो निकालने से कोई पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर हो गई? आज क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? चीज़ ये है कि आप कल आके अगर आप मुझे ये सबक देंगे कि जी मैं दबाव में था या मुझे दबाव में, तो नहीं। आज का दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है। आप अगर समझते हैं कि आपके पास ये इख्तियार है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, तो कर दें इलेक्शन की तारीख का ऐलान। मैक्सिमम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको मैक्सिमम ऐवान सदर से जोर जबरदस्ती से हटा दिया जाएगा ना, और क्या होगा? आपकी पोजीशन तारीख में रहेगी। मैं इस बात पे मज़हर साहब से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि उनको डेट देनी चाहिए, उनके पास इख्तियार है, उनको डेट देनी चाहिए। इस बात पे मेरा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि उनको कुछ अहकामात दिए गए जिसके बाद वो पीछे हट गए हैं, तो या तो आप ये कहें कि हाँ बहुत कमजोर इंसान है, पीछे हट गए, तो वो यही तो कह रहे हैं, इसी चीज के ऊपर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो शहजाद। मैं अर्ज करूं एक शहजाद, वो इसी चीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो आपको मिसाल देके ये बता रहा हूं कि इस मुल्क में इस वक्त कौन खड़ा हुआ है, जरा मुझे नाम लेके बताएं तो सही। मैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं, 1993 को छोड़ दें। और जो खड़ा भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मज़हर साहब, वो चला जाता है। नवाज शरीफ साहब को ये था कि सिविलियन सुप्रीमेसी या उसको मिसाल बना दिया जाता है। लेकिन मज़हर साहब का एक बिल्कुल मैं डिक्टेट करूंगा मुल्क का नैरेटिव, वो भी चले गए। यही होता है, या तो आप चले जाएंगे। लेकिन मज़हर साहब ये कहना चाह रहे हैं आई थिंक कि आप जाना बेहतर है आपका, बजाय इसके कि आप अपनी पोजीशन कंसीड कर दें। मुझे एजाज का पॉइंट शामिल करने दीजिएगा, आप दोनों का पॉइंट आ गया। मैं भी वजीर आजम चले जाए, क्या वो सिस्टम तब्दील हो जाता है उस वजह से उनके जाने से? मेरे ख्याल से वो नहीं होता। मैं तो सिर्फ उसकी अक्कासी कर रहा हूं इस वक्त। शहजाद एक हाई मॉरल पोजीशन होती है। शहजाद कल अगर किसी ने कोई पोजीशन नहीं ली तो आज एक चीज तो सामने है, बाकी आप पोजीशन ना ले तो अलग बात है। होती है, तारीख में लिखा जाता है कि आपकी क्या हैसियत रही और आपने अपने ओहदे से किया या नहीं इंसाफ। एजाज, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर एक मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि जी देखें, ये बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। किसी एक सियासी जमात का नाम लें, देखें जो आइडियल जमात होती थी वो पीपल्स पार्टी का नाम लिया करते थे। सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज जमात पीपल्स पार्टी है, सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज जमात नून लीग है आज के दिन में। और पीटीआई के जो सरबराह कहते फिर रहे हैं कि जी मुझसे बात करें, वो तो कॉम्प्रोमाइज है ही है। ठीक है, अब मैं मज़हर साहब हमारे बड़े हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ हम उनसे सीखते हैं, उनको पढ़ते आए हैं। मज़हर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी उनको एक स्टैंड ले लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बाहर चले जाएंगे। मज़हर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। लेकिन मैं मज़हर साहब एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे पूछता हूँ, क्या बतौर मीडिया मैन आपने और मैंने स्टैंड लेने की कोशिश की जब सेंसरशिप आई? क्या जब हम लोगों को कहा गया कि फ़लाँ लीडर का नाम नहीं लेना या फ़लाँ लीडर को टीवी पे नहीं दिखाना, क्या मैंने और आपने टीवी के लाइव प्रोग्राम पे कहा कि नहीं हम इमरान खान का नाम लेंगे? क्यों नहीं कहा? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता? एजाज नाम लिया, सुने अब बात सुने, नाम लिया, 12 लिया। न्याजी साहब भी मौजूद है, न्याजी साहब अभी गवाही देंगे। न्याजी साहब भी मुसलसल नाम लेते हमने नाम लिया, म्यूट हो गया तो अलग बात है ना, वो तो मेरा इख्तियार नहीं है ना म्यूट। सर मेरी बात पूरी नहीं हुई, सर मेरी बात तो सुन लेना। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दी ना, जिनका नाम आप और हम नहीं लेते मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जिनकी सबसे बड़ी करप्शन की कहानियां है, वो मुझे ला के बताएं ना कि वो कहाँ पर आपने और मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और कहाँ पर हमने आके ऐलान किया कि हम चीफ गवर्नर बन जाएंगे और फारग हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि सर हमारे में इतनी इखलाकी जरूरत है। मुझे जवाब देना नहीं, क्योंकि मेरा एजाज, देखिए एजाज एक बात सुने, एजाज एक बात सुने। एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम ही नहीं है कि मैं चीफ गवर्नर बनूं। मेरा काम, आपने कहा करप्शन की कहानियां, मेरा काम करप्शन की कहानियां बताना नहीं है। मेरा काम करप्शन को एक्सपोज करना है। अगर मेरे पास फैक्ट्स हैं मेरे हाथ, मैं वही बात कह रहा हूं। तो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अखबार में भी अपनी जगह उन्होंने तहकीक भी की, तहकीकात भी की, और उन्होंने, आप हैं, उमर चीमा हैं और बहुत से लोग हैं, और उसकी उन्होंने सजा भी भुगती।
उन्होंने मार भी खाई, उनको उठाया गया। उमर चीमा के साथ क्या नहीं हुआ, मैं और आप इस चीज के गवाह हैं ना। मतीउल्लाह जान को उठा के ले जाया गया, आज तक इमरान रियाज खान का पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पोजीशन नहीं ली, सियासत में नहीं ली होगी पोजीशन, सहाफत में बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज हुए, बहुत से लोग बिक भी गए, लेकिन ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पोजीशन ली और अपनी जानें भी दी हैं, मार भी खाई है, लेकिन अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, मतलब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, सवाल उसमें ये भी उठता है, हम कह रहे हैं मुलाकात हुई, उसके बाद फिर खामोश हो गए। शहजाद ने एक और तरफ इशारा किया कि शायद हो सकता है कि चुप करवा दिया हो गए। क्या इस खामोशी के नतीजे में कुछ मिला भी या क्या हुआ? मेरे तो दिल में सवाल ये भी आता है। इस डिस्कशन को ज़रा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाज़त दीजिएगा। न्यायी साहब को हमने सामने गुफ्तगू करना है, काफ़ी देर से वो खामोश बैठे हैं। एक ब्रेक के बाद सदर की मुद्दत मुलाजमत तो कल ख़त्म हो रही है, लेकिन इम्कान यही है कि वो कंटिन्यू करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने जो एक आम इंतखाबात की डेट देने से मुतल्लिक महाज खुला हुआ है, उस सिलसिले में क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या हमें कल कोई सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है, या फिर अभी कुछ दिनों से जो खामोशी देखी जा रही है इस सिलसिले में वो कंटिन्यू रहेगी? और इसकी वजह क्या है? अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखा है हमने। न्याजी साहब, अभी बड़ी हीटेड डिबेट यहाँ पर हो रही थी, आपकी क्या राय है सर? मेरा ख्याल है कि दो फिक्रों का टॉपिक था और वो एजाज सैयद साहब ने निपटा दिया था। बाकी चूंकि जियो ने अपने 35-40 में पूरे करने हैं, तो चलो इसमें लोगों अगर समा खराशी हो भी जाए तो चलाते हैं। लेकिन जी मैं आपको जो मजहर साहब ने कहा है, इस पर कुछ शेख पाओ की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो हकीकत बयान किया जो हमारी तल्ख हकीकत है। और ये बात के जी वो अगर दो बड़े, मैं एक और बता दूं कि दो बड़े ना भी जाते तो एक पैगाम ही सदर मोहतरम के लिए काफी था कि जनाब बाजवा साहब से दो मुलाकातें इमरान खान साहब की किससे करवाई थी? सदर मोहतरम ने। वो कितनी दफा खबरें आती रही कि सदर मोहतरम चल के GHQ गए 1-2 दफा जनाब बाजवा साहब से मिलने कि किसी तरीके से इमरान साहब के लिए नरम पहलू निकालें। इसकी हमारी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये एक एक्सपीडियंसी में भी आता है। रफीक तारड़ साहब जब थे और मुशर्रफ साहब ने माशा लगाया, तो रफीक तारड़ साहब ने को उन्हें सदर मोहतरम ने, हम तो चूंकि ज़ाहिर है कि मैं तो कम अज कम जैसे अभी देख रहा था तो याची गौरा के बारे में फिर ज्यादा पढ़ लूं क्योंकि सारे लोग उसी का नाम ले रहे हैं। तो फिर सोचा कि आया मैं पहले कभी बनने की कोशिश किया, तो मेरा ख्याल था कि मैं तो बेशुमार दफा बनने की कोशिश की। अच्छी गौरा बनते हुए मैंने किसी एक से पूछा, पता नहीं जो भी है कलसूम नवाज साहबा से या किसी से, कि जी ये आप मुझे याद नहीं कि किससे ये बात हुई थी कि जी ये रफीक तारड़ साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? तो कहते मतलब कि उनका मतलब था कि इनको तो रहने दें ताकि कोई ब्रिज रहे। मैं नहीं समझता हूँ कि जो असाद रवी साहब सिर्फ इस वजह से कर रहे होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए से वो डर गए होंगे या उन्होंने बाजू मुड़वाया होगा। एक हमेशा इमरान खान साहब ने कवाल मुहारत से उनको एक एक्सपीडियंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे कि जब भी कोई बात होगी या मेरी सजाओं को माफ करना पड़ेगा, कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो सदर मोहतरम वहां मौजूद हो और ये काम करके दिखाएं। तो इसमें दो बातें नहीं है। बाकी उन्होंने जो किया बिल्कुल सही कहा गया कि जो पहले बिल के ऊपर उन्होंने 3-4 दिन के बाद वो इतने नाइक नहीं है, और इन हालात में जब कॉल अपेरेंटली हॉस्टाइल माहौल के अंदर वो रह रहे हैं और उसके अंदर रहते हुए वो बड़े विजिलेंट होंगे, और उसके बाद जो बिल जो है ड्रॉ में पड़े रह के उसके बारे में यही कानून यही कहते हैं कि बिल पड़े रहेगा, आपने वापस नहीं भेजे तो नाफिज हो जाएंगे, और हो भी गए। उसके बाद सदर मोहतरम साहब ने बाद खराबी वावेला भी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जो है हमने इसको यही डिस्कस करेंगे। मैं तो मदर साहब के साथ हर बार हूँ कि जिस दिन वो चाहेंगे इस्तीफा ले लेंगे, मजाल है उनकी मैं इस्तीफा ना दे। यही नोटिफिकेशन के ऊपर जो कुछ उनके पास आखिरी जो उनके पास पैगाम आता है वो हमें बहुत कर रहे हैं कि जी अब बाजवा की गेम खत्म हो गई है, नोटिफिकेशन को नहीं खेलना तो नहीं खेले। अच्छा, अगर ना इमरान खान साहब ने क्लेम किया था ना मैं और अलवी खेलेंगे, इसका मतलब अलवी के ऊपर तो उनका एतमाद उस दिन भी 7वां आसमान को टच कर रहा था। फिर क्या हुआ कि 22 या 23 सितंबर को आ गया अलवी साहब। फिर मुझे ये बताएं कि ये जो गेम है ये जो हो रही है, ये जो नवाज शरीफ साहब को 31 दिसंबर से 31 अगस्त 2014 में उसको घर से निकालने के लिए जो बंदे गए हुए थे इस्लामाबाद में, कादरी साहब के इमरान खान साहब की आदत में, तुमको किसे भेजा था?
तो ये उस वक्त हमें नहीं पता था कि इस मुल्क में कितना गंदा खेल खेला जा रहा है। एक बंदा जिसको इलेक्ट हुए 11 महीने नहीं हुए और आपने अप्रैल 2014 से सियासत में रियासत में जाओ के नाम पे खिलवाड़ शुरू कर दिया, तो किताब लिया। कौन से वक्त में अदालतों ने क्या सलूक किया है, कौन सा खेल खेला है? मेरे नजदीक तो सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो गए हैं, विक्टिम्स चेंज हो गए हैं, पुरानी पिक्चर नाम तब्दील हो गए। ठीक है एजाज, मुझे एक चीज बताइएगा, एक आखिरी बात सुन ले सर। वो तो 2 लाइनों में रैप अप होना था टॉपिक। 4 मिनट तो आपने अकेले ले ली। नहीं करता हूँ बीबी, नहीं करता हूँ, मैंने यही क्या सबक खारिजी करा। नहीं आप नहीं आपने खामोश नहीं होना, आपकी खामोशी में ज्यादा बुरी लगती है। आप बताएं। मैंने इसलिए आधा घंटे बुलवाया ना आपको। आप आरिफ अलवी थोड़ी हैं जो खामोश है। मैं क्या ना करूं? सर बहुत बात हो गई है जी। अब 2 हरफी बात ये है कि इलेक्शन जो है ना, जिसका कोई तलक नहीं आपके टॉपिक से, कि इलेक्शन नहीं होने, जमहूरियत खुदा हाफिज हो चुका है। अगर किसी को गलतफहमी है तो 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद यहाँ आके बता दे, मुझे बता दे, फिर आप। सर वैसे कितनी देर तक खेल सकेंगे ये सेटअप? निगरान जो है वो तो खुद कह रहे हैं कि 6 महीने में हो जाएंगे इलेक्शंस और सब कुछ, गो के बड़ा मुबहिम है अभी मामला, लेकिन उनके निगरानी कह रहे हैं ना। नहीं है उस वक्त आपकी जो टसल है, लड़ाई है, एक और फेज में शामिल हो जाएगी। और आपके जो उस वक्त पाकिस्तान की जो पार्टी है, तरजीहात है, वो कुछ और होगी, लेकिन इलेक्शन कहीं नहीं ठहरता। ये बहुत ही क्या कहें इसको, बहुत ही अफसोसनाक है बात, बहुत ही अफसोसनाक है ये बात। एजाज, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा। हम ये जो सारी की सारी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पहलू इसमें सामने आए, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक के सदर मुमलिकत कहीं ना कहीं मान गए हैं। सदर मुमलिकत को मनाने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ी, कोई इंसेंटिव देना पड़ा, कोई डील हुई, या बस पैगाम ही काफ़ी था? देखिए, अगेन वही बात है कि मान गए हैं या मना लिए गए हैं, ये बात बड़ी ज़िमनी रह जाती है। बात यह है कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट ये है कि इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को भी कबूल है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है, क्योंकि जैसी बातें जो बात कहता है वो करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए काबिल कबूल है। बड़े साफ अल्फाज में आपसे जानना चाह रही हूँ, कुछ ले दे के कुछ डील हुई या फिर बस पैगाम ही काफ़ी था? अलेना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील हुई। ये बात तय है कि वो कोई चीज़ों को इस जगह पे नहीं लेके जा रहे कि उनको कोई धक्के दे के निकाल दे। वो चीज़ों को शायद उस जगह पे नहीं लेके जा रहे, एक बात। और दूसरी बात, बार बार आप अलेना जो बात कह रही हैं को उनको एक्सटेंड करेंगे। देखें, आइन का आर्टिकल 44 मैंने आपको बताया कि उसमें बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक उसकी एहसान नहीं हो रहा। सर आइन बहुत कुछ कहता था, आइन तो 90 रोज में इलेक्शंस भी कहता था। कहाँ हो रहे हैं? मेरा और आपका काम है कि हम आइन की बात करें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 1 साल से जो हो रहे हैं वो हम तो चकरा के रह गए हैं कि कौन आइन, कोई तो रूल बुक होती है। शहजाद प्लीज मुख्तसरन। मैं आपसे एजाज से मज़हर साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सवाल हम ये करते हैं कि सदर पाकिस्तान खामोश क्यों गए? क्या हम ये सवाल क्यों नहीं करते कि क्या इस तरह की मुलाकात में उनको ये पैगाम रसाई करना दुरुस्त है? क्या है इसका जवाब? कि दुरुस्त है, मतलब ठीक है? नहीं बिल्कुल, आप लोग इसका जवाब देना। हम तो, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। मैं बहुत सवाल उठाए, बिल्कुल सही है। सही मुलाकात ये तो हमें आप लोगों ने, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, हमें तो कयास आराइयां हो रही थी ना हमारे पास। तो एजाज ने आज ये खोल के सब रखा है। पहली चीज ये कि क्या किसी इस तरह की कोई मुलाकात है और उसमें ये पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाए, तो क्या दुरुस्त है ये? शहजाद, पहली चीज तो ये कि क्या ये मुलाकात हुई है, कहीं से कंफर्मेशन है इस मुलाकात? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनने। सर हमारे पैनल पर बैठे हुए बड़े मोतबर रिपोर्टर हैं, किसी ने कंफर्म नहीं किया तो मतलब है ये है कि मुलाकात नहीं हुई। वो इसको ओन कर रहे हैं, एजाज इसको ओन कर रहे हैं। नहीं एजाज, मैं वो बात देखिए, आपके ओन करना, मैं एक खबर को ओन करता हूँ, लेकिन जिस खबर को मैं ओन करता हूँ वो जराए उसको उसकी तरदीद करते हैं। एक है ना, एक पोजीशन होती है ना, रिपोर्टर खड़ा है ना अपनी खबर पे। मैं तो कह रहा हूँ रिपोर्टर अपनी रिपोर्टर होता ही वो है जो अपनी स्टोरी पे स्टैंड करता है, होना भी वही चाहिए। 35 मिनट डिस्कशन उस पे कर दी हमने, अब हम पूछ रहे क्या मुलाकात हुई है? मैं ये सवाल करूंगा ना। अच्छा देखिए, कई मरतबा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स की बुनियाद पर एक रिपोर्टर खबर देता है,
लेकिन जहाँ से ये जिसकी जगह से खबर आ रही होती है वो ज़रा डिनाई कर देते हैं। अब स्टैंड करने का पोजीशन ये होती है कि बर्डन ऑफ ट्रूथ लाइज ऑन यू, बर्डन ऑफ ट्रूथ लाइज ऑन मी, कि मैं इसे प्रूव करूं कि हाँ ये अफराद मिले थे प्रेसिडेंट से। अगर मिले थे तो किस मकसद के लिए मिले थे? क्या वाकई मैं इस खबर को स्टैंड कर सकता हूं कि वो मिले थे और उन्होंने एग्जैक्टली यही पैगाम दिया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, या कोई और पैगाम था या कोई और बात थी? मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बातें जो एजाज कर रहे हों ये 100% दुरुस्त हों, लेकिन अगर ऐवान सदर ने इस मुलाकात की तस्दीक की है? सर ऐसी मुलाकातों की कहाँ तस्दीक होती है? नहीं, ये नहीं। देखिए, जब आप खबर पे डिस्कशन करते हैं तो फिर ये तो मैं एक पोजीशन, मुझे पता है, एजाज को पता होगा, करनी चाहिए। सर छोड़ दें एजाज, एक मिनट, आपको पता है 2009-2010 का आपको पता होगा, जब जजेस की डी नोटिफिकेशन की खबर चली थी, पूरी रात इस पे डिस्कशन हुआ था और खबर डिनाई की गई थी। अल्टीमेटली खबर कहां से आई थी? खबर वन ऑफ द जजेस लीक दैट स्टोरी, और जिसकी डिनाई हुई थी बाद में। अच्छा, हमारी डिबेट कहीं और इस वक्त जा रही है, हमारी बहस कहीं और। मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इस मकसद के लिए मिले थे, तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए था और प्रेसिडेंट को नहीं मिलना चाहिए था। खत्म हो गई बात, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल गुफ्तगू की मीडिया से, और वो ये कहते हैं कि उनको खुद चौधरी शुजात हुसैन ने पीटीआई में भेजा। अब चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इनको तो किसी को तो बल्कि वजारत की लेने की बड़ी ख्वाहिश थी, जिस वजह से सारा का सारा मामला हुआ, शौक़ था जिसकी वजह से सारा का सारा हुआ। अब अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, परवेज़ इलाही का या फिर सालिक हुसैन का? नियाज़ी साहब। देखिए जी, मेरी तो इस किस्से को मैं A to G तक जानता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने कैसे, क्यों उस दिन जो फैसला किया था इमरान खान साहब के पास जाने का, उससे एक रात पहले ये भी पूरी प्रेस में आ चुका है, सामने आ चुका है कि वो वहाँ दुआ खैर हो गई थी, मिठाई तकसीम हो गई थी। बल्कि चौधरी शुजात साहब ने मुझे तफसील से बात, मेरी तो 3 मुलाकातें, बल्कि 3-4 मुलाकातें शुजात साहब के साथ हुई, और उसमें बड़ी तफसील से, और वो इतने रंजीदा थे और इतने दिलगृष्टा थे कि बहुत ही परेशान हालत में थे। उनका ख्याल था कि परवेज़ इलाही साहब ने उनको सरीहन धोखा दिया है, और एक ऐसी कमिटमेंट जो कि उन्होंने की और उनकी मौजूदगी में परवेज़ इलाही साहब ने की, उससे उन्होंने बिट्रे किया। परवेज़ इलाही साहब को जो बंदा यहाँ से गया था लाहौर में, वो भी एक कहानी है, मेरा ख्याल पता आम हुई या नहीं हुई, उसने मुझे बाकायदा खुद बताया था, इत्तफाक से बताया था कि चंद दिन पहले जो मिलना है उसके पीछे बैकग्राउंड बताया कि हम या बाजवा साहब ने इन पर्सन यहाँ बंदा भेजा, और फिर 2 बंदे यहाँ से गए, उनको ये कहा गया कि 9 बजे से पहले आप परवेज़ इलाही साहब का पहुंच जाएं, और उन्हें कहें कि इमरान खान साहब के पास आपको 12, साढ़े 12, 1 बजे मिलना है। और वहां पे उसके बाद इन बिटवीन परवेज़ खटक से भी मुलाकात हुई, और जब वो वहां पे गए तो उस वक्त शुजात साहब कहते मेरे सामने गुजर गए, उनका कमरा आमने सामने था, वहां बैठे थे, कहते बाहर ही निकल के बैठे थे, और पता नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। वहां से प्रेस से पता चला, और फिर मुनीस इलाही साहब ने, परवेज़ इलाही साहब ने खुद बताया कि जनरल बाजवा साहब ने भेजा था तरीके साहब पे। आज वो कह रहे हैं जी शुजात साहब है, तो पहले तो अपनी बात को कर ले कि यही बात उन्हें इमरान खान साहब ने जब जनरल बाजवा साहब को बुरा भला कहा, तो उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब को बुरा भला ना कहे, क्योंकि वो वही है जिन्होंने हमें आपकी पार्टी में शामिल कराया था। बाकी बात फॉलो भी लंबी दास्तान है, कैसे उनका इक़्तिदार बचता रहा, वो भी कोई इमरान खान साहब के वोटों की वजह से नहीं बचता रहा। वैसे क्यों आज क्यों ऐसे चौधरी शुजात साहब का नाम लेंगे, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इससे कंफ्यूज है। सालिक साहब ने उससे सही उनको कहा है कि जिनको जो गुस्सा है या ये चीज है वो बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने 3 नस्लों से इस जो चे गुएवारा का नाम लिया जा रहा है, फिर मैं भी ले लूं कि 3 नस्लों से चे गुएवारा की तरह सियासत नहीं की, ना उसे तवक्को रखनी चाहिए। अब मुनीस इलाही साहब ने उनको बेचारे उनकी कोई फ्यूचर है तरीके साहब के साथ, हर बंदा ये समझता है कि बेचारे अपने गुस्से में जो भी ठीक है तरीके साहब के साथ मुंसलिक है, उनको बड़ा फ्यूचर है, तो वो सही है। कुर्बानी दे दिया, सालिक सही कह रहे हैं, दिनों बाद कुछ दिन बिल्कुल सही है, अच्छे दिन नहीं आने वाले। सालिक सही। अरे एजाज
अलेना, जिस वक्त ये सारी मेक ब्रेक हो रही थी तो इस्लामाबाद में बड़ी एक्टिविटी थी चौधरी शुजात साहब के घर पे। उस वक्त आपको पता है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इब्तदाई तौर पे एक कमेटी आई थी, बाद में मुस्लिम लीग नून का वफद एक आया था जिसने आके दुआए खैर की थी, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब गए थे मुनस इलाही के साथ, जाके वो इमरान खान साहब से मिल के आए थे और चौधरी शुजात हुसैन उनको बड़ा बुरा बनाया था उन्होंने। एक बार मुनस इलाही साहब ने ये कहा कि उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि उनको जनरल बाजवा ने भेजा है, लेकिन बाद में जो जनरल बाजवा के करीबी दाएं बाएं लोग हैं उन्होंने बताया कि जी जनरल बाजवा ने उनको नहीं भेजा था, ये बार बार जनरल बाजवा से फ़ोन करके उनसे उनकी राय लेते रहे कि हम किधर जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप जिधर मर्जी चले जाएं। फिर उनसे पूछा कि क्या हम इमरान खान की तरफ चले जाएं, उन्होंने कहा ठीक है बेशक उधर चले जाएं। तो ये बात उनकी तरफ से जो जनरल बाजवा साइड से जो बात आई, उनके करीबी जो लोग उनसे बड़े क्लोज हैं उन लोगों की तरफ से ये बात आई कि जनरल बाजवा ने भी इनको इमरान खान की तरफ से जाने या ना जाने का नहीं कहा था। ये 3-4 ये पॉइंट ऑफ व्यू जो ले चुके हैं परवेज़ इलाही साहब और मुनस साहब, लेकिन मुनस साहब जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो असल लड़ाई है ये बड़ी तकलीफ दे बात है। दो घरों में, दो फैमिलियों में जो झगड़ा हो, ये बड़ी कोई अच्छी बातें नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि असल जो झगड़ा है वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चों का झगड़ा है। असल ये झगड़ा है कि जो सारी जो मेहनत है या नाम है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का है। उनके बच्चे, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चे, वो फील करते हैं कि वो पीछे रह गए, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके बेटे या उनके बेटों का हक है कि वो, और अंदर में असल लड़ाई ये है कि अंदर में आपस में बच्चों का झगड़ा। सही है शहजाद जी, मैं पहले बता दूं कि माजरत शहजाद एक सेकंड, जो मैंने बात बताई है वो कलाम शायर बज़बान शायर है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी राय क्या, मैं तो एजाज साहब और सारे दोस्तों की इत्तला के लिए कि जो बंदा गया था बात चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के झगड़ों के बावजूद जो मौजूद एजाज सही कह रहे हैं, लेकिन ये चौधरी शुजात साहब इसके बावजूद मुनस को आखिरी लम्हे प्रमोट करते रहे और आखिरी दफा उन्होंने इसको ही मिनिस्टर बनवाया था, मुनस इलाही को, अपने बच्चे सालिक को इमरान खान साहब कैबिनेट में नहीं बनवाया था। ठीक है शहजाद, आई थिंक ये मामला तख्ते गुजरात का ही था और मुनस इलाही साहब की ये बड़ी कन्विक्शन थी, मेरी उनसे जितनी मरतबा भी बात हुई है कि तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है और उनका फ्यूचर वहां पे बेहतर है। उस वक्त वो समझते थे कि वोट बैंक भी उनका है, कुछ मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। शायद उस वक्त ये अंदाजा ना हो उनको कि मामला इतने आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के साइड पे जाने का फैसला किया। उनके वालिद साहब ने उनकी बात मानी और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, वो खुद बता चुके हैं कि फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब से इजाजत मांगी, उनकी तरफ से इजाजत भी मिल गई, गो हेड मिल गया और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस वक्त तो खैर सपोर्ट करने का ऐलान किया था, बाद में बाकायदा शमूलियत भी इख्तियार कर ली। मेरे ख्याल से तो यही रीजन है इसका। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सालिक सही कह रहे हैं या परवेज़ इलाही सही कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि परवेज़ इलाही के साथ जो हो रहा है उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। मतलब आप एक शख्स को कोर्ट कहती है, जिस तरह पिछले उस पर शहजाद कह रहे थे, एक कोर्ट कहती है कि इसे आइंदा किसी केस में ना आप गिरफ्तार करेंगे ना नज़रबंद करेंगे। वो गिरफ्तार भी हुआ, वो नज़रबंद भी हुआ, फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वाले उठा के ले गए और उस पर केस क्या बना, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे अटैक का। मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क को, इस अदलिया को मजाक बना दिया। मतलब सालिक, चौधरी सालिक और चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही, चौधरी शुजात, इनका झगड़ा है ना, तो इनके झगड़े में ये कौन आ गए कि जो चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने को तैयार नहीं है। तो यहां पोजीशन, आप किसकी पोजीशन सही है किसकी नहीं, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान की सियासत में एक और गंदी रिवायत को हम फरोग दे रहे हैं। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।